हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे इलेक्ट्रिकल। और पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने सोलर पावर प्लांट में सोलर रेडिएशन के बारे में कंप्लीट थ्योरी देख ली है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सीरीज। तो आज मैं लेके आया हूं 25 एमसीक्यू जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और वो जो पास्ट एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं उनके उन क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं हाईलाइट मार्क कर दूंगा। तो बढ़िया तरीके से आपको सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करके आंसर लगाना है, ताकि आपकी जो पिछले लेक्चर की थ्योरी है वो थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली। तो हमने बताया था कि भाई सोलर कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली ही निकलती है, जिसकी वैल्यू होती है 1367 1366, इस तरीके से रहती है वॉट मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The standard value of solar constant accepted by the Smithsonian Institute expressed in कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर और मिनट, है ना। अब कौन से इंस्टीट्यूट ने किया था हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है। जब भी आपको स्टैंडर्ड सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर और मिनट में पूछे तो मैंने आपको थ्योरी में करवाया था, जहां पे आपको ध्यान रखना है 1.94। क्या ध्यान रखना है? 1.94। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो सोलर कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज आपको अलग अलग यूनिट में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। द सोलर कांस्टेंट इज डिफाइंड एट विच रेफरेंस लोकेशन? कौन सी रेफरेंस लोकेशन है? ऑप्शन पढ़ते हैं। एट सी लेवल ऑन द अर्थ सरफेस? नहीं। आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर? एट मीन सन अर्थ डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू रेस? यही परफेक्ट है कि भाई जो सन है आपका, जो अर्थ है आपकी, अर्थ है उसका जो एटमॉस्फेयर है उसके बाहर आप क्या करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना आ रहा है वो मेजर करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर के एटमॉस्फेयर के आउटसाइड, ध्यान रखना इस चीज का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोलर कांस्टेंट वेरीज थ्रू द ईयर मेनली बिकॉज ऑफ। भाई ये सोलर कांस्टेंट है, ये मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस पे वेरी करता है, सन और अर्थ के डिस्टेंस पे। और अर्थ क्या कर रहा है? इलिप्टिकल रोटेट कर रहा है, इलिप्टिकल मतलब मूव कर रहा है। तो इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, इस वजह से जो उसका मेन डिस्टेंस है वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना आसान हो जाएगा। अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, ए इज द करेक्ट आंसर। अर्थ रोटेशन ऑन द एक्सिस, क्लाउड कवर, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छी पढ़ रखी है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, वो सारे अगर बहुत अच्छे से पॉइंट्स क्लियर है तो यहाँ न्यूमेरिकल आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मैंने बॉक्स बना दिया। रिपीटेड पैटर्न का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं पास्ट एग्जाम्स में। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ग्लोबल सोलर रेडिएशन? ग्लोबल में कौन आता है? बीम, डिफ्यूजन, रिफ्लेक्टेड सब आ जाता है। इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? पायरेनोमीटर। क्या यूज करते हैं? पायरेनोमीटर। ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, पायरेनोमीटर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी रिपीटेड पैटर्न है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ओनली द डायरेक्ट बीम? कौन सी बोल रहे हैं ये? डायरेक्ट बीम कंपोनेंट ऑफ अ सोलर रेडिएशन यूजिंग अ सन ट्रैकिंग माउंटेड। प्रिंसिपल भी दे दिया इन्होंने, सन माउंटिंग, सन ट्रैकिंग माउंट। इसके लिए पायरेलियोमीटर, पायरेलियोमीटर सी। डायरेक्ट बीम पायरेलियोमीटर, ध्यान रखना, सी इज द करेक्ट आंसर। और ग्लोबल के लिए पायरेनोमीटर। इन दोनों में कंफ्यूजन काफी होता है, इस वजह से मैं बार बार इन चीजों पे फोकस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी रिपीटेड है। द कंपेल बेल स्टॉक्स सनशाइन रिकॉर्डर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? देखिए कंपेल बेल स्टॉक्स जो था ना, वहां पर एक लंबी सी लाइन लिखी थी, जो कि क्या है? अ ग्लास स्फीयर फोकसेस सन रेज टू बर्न अ ट्रेस ऑन अ ग्रेजुएटेड कार्ड। ध्यान रख लेना, थोड़ी सी लंबी लाइन है, एक ही लाइन लंबी रहेगी, बाकी तो छोटे। देखिए थर्मोकपल ईएमएफ जनरेशन हो नहीं सकता, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट ये है नहीं, क्योंकि फोटोवोल्टेइक इफेक्ट जो मैं अभी पीवी सेल में, सोलर सेल में पढ़ाऊंगा तो बहुत बढ़िया तरीके से, बायोमेटेलिक स्ट्रिप एक्सपांशन ये भी नहीं है। तो यहां पर आप एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज कर सकते थे कि 3 ऑप्शन नहीं है। जब 3 इनकरेक्ट है तो ऑब्वियसली ये चौथा भले ही नहीं भी पता तो भी करेक्ट होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 8th क्वेश्चन देखते हैं। अल्बेडोमीटर इज इसेंशियली, आखिरी वाला जो मीटर की टेबल में आखिरी वाला था। अब पायरोनोमीटर यूज टू मेजर, डाउनवर्ड पायरोनोमीटर यूज करते हैं वहां पे। तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को मेजर करता है फ्रॉम द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड, फेसिंग डाउनवर्ड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बाकी सब जगह आंसर लगा ही रहे अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल रेडिएशन जिसको आई से सिंबलाइज करते हैं हम लोग, ऑन अ सरफेस इज द सम ऑफ।
किस किस का सम होता है? बीम, डिफ्यूजन और रिफ्लेक्टेड। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी कभी आपको देखिए बीम प्लस डिफ्यूजन भी पूछ सकते हैं, रिफ्लेक्टेड कभी नहीं आई तो ऑप्शंस में वो लगाना। देखो यहाँ बीम रेडिएशन ओनली, डिफ्यूजन ओनली, बीम एंड रिफ्लेक्टेड ओनली, है ना। बस यहाँ पर बीम प्लस डिफ्यूजन नहीं दिया है, अगर ये देंगे तो वो नहीं देंगे, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखें। ऑन अ कंप्लीटली ओवरकास्ट डे, ओवरकास्ट का मतलब क्या है? देखिए क्लियर डे, दो चीजों का ध्यान रखना। क्लियर डे का मतलब, क्लियर डे का मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, कोई भी बादल नहीं है। और ओवरकास्ट डे का मतलब है, ओवरकास्ट डे का मतलब है कि अभी बादल छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाओ, देखो कि क्लियर डे होगा। आपको एक चीज बताता हूं, क्लियर डे होगा, बिल्कुल आसमान में बादल बादल आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सूरज की रोशनी डायरेक्टली आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेजोरिटी ऑफ आपकी जो रेडिएशंस आएंगे वो कौन से होंगे? डायरेक्ट रेडिएशंस होंगे। वो कौन से होंगे? डायरेक्ट रेडिएशन। और जब क्लाउड ओवरकास्ट टाइम हो जाएगा, ओवरकास्ट का टाइम होगा, मतलब बादल छाए हुए हैं, उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि जो मेजोरिटी ऑफ रेडिएशन है वो किसके रहेंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब टकरा के, बादलों से, डस्ट पार्टिकल, इनसे सबसे टकरा के आएगा, स्कैटर्ड होके आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओवरकास्ट में क्या होगा? डिफ्यूजन। क्या होगा? डिफ्यूजन। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? डायरेक्ट। क्लियर डे में क्या है? डायरेक्ट। ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो रेडिएशन रिसीव्ड एट द ग्राउंड इज क्या हो जाएगा हमारा? ओवरकास्ट डे है तो प्योरली डिफ्यूजन रेडिएशन, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ओवरकास्ट में डिफ्यूजन। चलो नेक्स्ट देखें। Which atmosphere phenomenon is primarily responsible for the blue color of the sky? आसमान ब्लू कलर का क्यों होता है? Because of scattering of blue color, because of shorter length। और ये इफेक्ट किसने दिया? रेलिंग स्कैटरिंग से। तो रेले रिले, है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना गूगल पे, है ना, रेलिंग स्कैटरिंग बोलते हैं हम लोग बचपन से, है ना। बाकी थोड़ा सा उल्टा सीधा हो सकता है, और भी अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसके हो सकते हैं, है ना। रिले, रेलिंग स्कैटरिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। रिपीटेड पैटर्न है अगेन। द डिक्लिनेशन एंगल ऑफ द सन ऑन द समर सॉल्स्टिस, है ना, सॉल्स्टिस 21 जून इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर इस, कितना एंगल बनेगा? तो आप हमेशा ध्यान रखना, गर्मियों का जो दिन रहेगा ना, गर्मियों के दिन में क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है। ध्यान याद रखने का तरीका है, टेम्परेचर 35, 40, 45 हायर की तरफ जाता है, हायर की तरफ जाता है। तो देखो यहाँ पर ये है 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, एक हायर होगा +23 होगा, और एक -23 होगा, -23 होगा। ठीक है, तो गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि गर्मियों में आपकी बढ़ोतरी वाली एंगल होगा। याद करने का तरीका, गर्मियों में कौन आता है? 21 जून। ठीक है, और फिर सर्दियों में क्या आएगा? 22 दिसंबर। सर्दियों में मतलब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, इसका मतलब ये डाउन एंगल आएगा -23। याद रखने का तरीका है, याद रखने का तरीका जुगाड़ है बस, है ना, कोई लॉजिक नहीं है, जुगाड़ है। तो यहां पर हम देखेंगे 21 जून को जो आपका एंगल है सन का समर सॉल्स्टिस में, वो कितना हो जाएगा? आपका +23.45। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 13 रिपीटेड पैटर्न है। द डिक्लिनेशन एंगल ऑन द विंटर, देखिए आई गया क्वेश्चन, सॉल्स्टिस 22 दिसंबर को क्या रहेगा? ये रहेगा माइनस में, सी इज द करेक्ट आंसर, -23.45। तो जुगाड़ बता दिया मैंने। गर्मियों में बहुत गर्मी, टेम्परेचर ज्यादा मतलब एंगल ज्यादा, सर्दियों में बहुत ठंड, टेम्परेचर डाउन मतलब एंगल कम, ध्यान रखना है ना। चलो बाकी देखो, जीरो पे कौन है? 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या हो जाएगा आपका डिक्लिनेशन एंगल? आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इक्वल डे इक्वल नाइट, है ना। चलो नेक्स्ट। द आर एंगल ऑन द सन चेंजेस एट अ रेट ऑफ, किस रेट से चेंज होता है? 15 डिग्री, 15 डिग्री पर आवर। बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट, द आर एंगल एट सोलर नून, सोलर नून के टाइम पर आपका आर एंगल कितना हो जाएगा? सी 0 डिग्री। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके जीके में भी काम आ जाएंगे, कई सारे एग्जाम्स में जनरल साइंस आता है, वहां इक्का दुक्का क्वेश्चन यहां से फंस जाएगा आपका जनरल साइंस में ही, क्योंकि एटमॉस्फेयर, अर्थ, सन, इनसे लेके चीजें पूछी जाती है आपको जनरल साइंस में भी। तो सिर्फ टेक्निकल नहीं, कुछ नॉन टेक्निकल में भी इक्के दुक्के क्वेश्चन फंस सकते हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Solar altitude angle alpha is defined as the angle between the sun rays and the, ये कौन सा है हमारा? देखो सोलर, ये हमारा अल्फा जो एंगल है, अल्फा एंगल, ये सनराइज आया था, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से अल्फा, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के सनराइज और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच का जो एंगल है, बी इज द करेक्ट आंसर, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
द रिलेशन बिटवीन जेनिथ एंगल थीटा जेड एंड सोलर एल्टीट्यूड एंगल अल्फा क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा बी इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर याद है ये जेनिथ ये सन है ना तो ये एंगल था हमारा कितना अल्फा ये था हमारा थीटा जेड ठीक है तो ये प्रॉपर एंगल आपका क्या रहेगा प्रॉपर एंगल तो ये रहेगा आपका अगर मैं थीटा जेड को लूं तो 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं हम बिल्कुल लिख सकते हैं तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द सोलर एजिमुथ एंगल इज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू सोलर एजिमुथ एंगल देखिए आपको मैंने जो एंगल वाली सारी टेबल बनाई है ना वो अच्छे से देखना वहां पे अच्छे से देखना गामा से डिनोट करते हैं दैट इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ सन पोजीशन फ्रॉम द ट्रू साउथ या नॉर्थ कोई भी ले सकते हैं ना तो ये हमारा ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द टिल्ट स्लोप एंगल टिल्ट ये देखिए बीटा जब सोलर प्लेट वगैरह हम लोग लगाएंगे ना सोलर पैनल वगैरह लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल से देखेंगे कि इस प्लेट का एंगल कितना रहेगा ये बीटा टिल्ट एंगल आगे चल के यहाँ पे स्टेपर मोटर वगैरह भी लगा के इसका सन के इंटेंसिटी के हिसाब से ये अपने हिसाब से क्या करेगा सेंसर से ये मूवमेंट भी करेगा तो ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चल के जब हम सोलर पैनल वगैरह लगाएंगे तो मान लीजिए पैनल है ये किसी एंगल पे इस हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में किसी एंगल पे होगा तो ये सनरेज का नहीं है ना कंफ्यूज मत अल्फा नहीं है अल्फा एंगल क्या होता है सनरेज का हॉरिजॉन्टल से सनरेज का एंगल क्या होता है अल्फा बट बीटा किसको बोल रहे हैं हम कि भाई ये जो सोलर सरफेस आपका जो रिसीवर सरफेस है जो रेस को रिसीव कर रहा है उसका और हॉरिजॉन्टल का एंगल कितना दैट इज बीटा ठीक है तो यहां पर क्या सोलर कलेक्टर ये सोलर कलेक्टर है इज द एंगल बिटवीन द कलेक्टर सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल तो बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 22 एयर मास इज मैथमेटिकली डिफाइन एज कैसे डिफाइन होती है 1 अपॉन कॉस थीटा जेड सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका एयर मास वैल्यू आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर और बोल सकते हैं स्पेस इज टेकन एज आउटसाइड द एटमॉस्फेयर क्या रहते हैं जीरो तो क्या लेंगे सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन एसटीसी फॉर टेस्टिंग पीवी मॉड्यूल स्पेसिफाई ऑन एयर मास ऑफ देखिए स्टैंडर्ड क्या रहता है ये रहता है स्टैंडर्ड एम क्या रहेगा स्टैंडर्ड 1.5 सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट है आपका रिपीटेड पैटर्न में पूछा है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन एसटीसी स्पेसिफाइड द इरेडियंस लेवल एंड सेल टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली एस तो देखो यहाँ पे रेडियंस लेवल क्या है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर और 25 सेंटीग्रेड तो ये हमारी क्या रहेगी एसटीसी स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन ठीक है ध्यान रखना ये सारी वैल्यू को बहुत आता है ये क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड जेनिथ एंगल 0 द एयर मास वैल्यू इज तो एयर मास वैल्यू हम कैसे निकालते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा जेड तो थीटा जेड कितना है 0 कॉस 0 कितना हो जाएगा कॉस 0 1 तो 1 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो इस तरीके से हमारे 25 क्वेश्चन फिनिश होते हैं तो आज के लेक्चर में हमने टोटल 25 क्वेश्चन एमसीक्यू खत्म कर लिए हैं ये सारे क्वेश्चन जो हमने रेडिएशन वाला टॉपिक पढ़ा है उससे लिए गए हैं अब मैं लेवल 2 पढ़ाऊंगा एमसीक्यू का ही रेडिएशन में ही 25 क्वेश्चन और करवाऊंगा जिसका थोड़ा सा लेवल अप रहेगा थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल भी रहेंगे थोड़ा सा डेप्थ से चीजें पूछी जाएगी उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे और पूरा का पूरा जो एसएससी हो आरआरबी हो किसी भी जेईई लेवल का एग्जाम की तैयारी करना हो तो जी सेंटर का ऐप डाउनलोड करो वहाँ फुल फ्लेजेड कोर्स आपका अवेलेबल है 150 घंटे में पूरा कोर्स मैंने अवेलेबल करा रखा है तो जाके एंजॉय कर सकते हैं बाकी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैनल पर आपके हो रहे हैं और एक एक करके सारी चीजें लेके आएंगे आपको शेयर करना है सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों को बताना है कि अच्छा कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका इंटरेस्ट होगा तो उस हिसाब से मैं भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आता रहूंगा तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे 25 क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि टोटल 50 एमसीक्यू हो जाए हमारे इस टॉपिक से ओके थैंक यू सो मच